लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम आवास पर सीएम योगी ने बुलाई बैठक। परिवहन विभाग के अफसरों के साथ सीएम करेंगे बैठक। राजस्व बढ़ाने को लेकर देखेंगे प्रेजेंटेशन और साथ ही 6:30 बजे सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को लेकर भी मीटिंग। टैक्स संबंधित विषयों पर प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सीएम योगी बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे और आज सीएम योगी ने परिवहन की बड़ी बैठक बुलाई है। टैक्स संबंधित विषयों पर प्रेजेंटेशन भी देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद होंगे। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव यूपी हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है, किस तरह की बड़ी बैठक रहने वाली है ये आज? विशाल, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सबसे बड़ी बात जो है सिंगल स्क्रीन सिनेमा को लेकर जो बैठक वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिंगल स्क्रीन सिनेमा, मल्टीप्लेक्स और 4 स्क्रीन के आगे काफी दिनों से फेल्योर पड़ा हुआ था और इससे जो छोटे सिनेमा व्यापारी थे उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। उनके ऊपर भुखमरी का संकट आ गया था और उस विषय में कई बार जो है उन सिनेमा मालिकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और अपनी बातों को रखी थी। उसको लेकर आज अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। हो सकता है उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से गोल्डन डेज वापस आए और सिंगल सिनेमा के दौर से शुरू हो जाए। इसके अलावा परिवहन विभाग को लेकर उनकी एक जो महत्वपूर्ण बैठक है वो ये है कि हम देखते हैं उत्तर प्रदेश बिहार से तमाम ऐसी डिक्कामार बसें हैं जो सवारियों को पूछ कर दूसरे प्रदेशों में लेके जाती हैं और वो बसें जो है अधिकतर दुर्घटना का शिकार होती है। कई ऐसे लोग हैं जो मारे जाते हैं, जान माल की हानि होती है। उसको लेकर जो परिवहन विभाग के अधिकारी उनके पेश कसेंगे सीएम योगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में क्या है और बाढ़ से क्या स्थिति है, इन सभी प्रमुख विषयों पर आज सीएम योगी की बैठक है। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर, मकानों पर लाल निशान लगाने पर पड़ी फटकार। मंडल आयुक्त ने सिंचाई विभाग के अफसरों से मांगा जवाब। पंतनगर, रहीम नगर में सर्वे के दौरान लगाया गया था निशान। इंद्रप्रस्थ नगर में भी सर्वे के दौरान लगाया गया था लाल निशान। निशान से लोगों में मकानों के ध्वस्तीकरण का फैला था भ्रम। सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद लोगों में फैला भ्रम अब दूर हो गया है। मंडल आयुक्त ने एलडीए, नगर निगम, सिंचाई विभाग से जवाब भी तलब किया है। लाल निशान के बजाय लाल झंडों के इस्तेमाल न करने पर फटकार लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मकानों पर लाल निशान लगा दिया गया था जिसके बाद मंडल आयुक्त की नाराजगी देखने को मिली है और ऐसे में अधिकारियों से जवाब भी तलब किया गया है। और संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या मामला था और अभी किस तरह की जवाब भी मांगा गया है अभी तक? नहीं, देखिए विशाल, आपको बता दें कि अकबर नगर में जिस तरह से ध्वस्तीकरण हुई थी उसी के बाद में पंतनगर, रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, तो कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे एलडीए और सिंचाई विभाग ने सर्वे किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो सर्वे हुआ था उसमें मंडल आयुक्त, एलडीए, वीसी और आपको बता दूं नगर निगम के जो है नगर आयुक्त वो भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं पहले सर्वे किया गया, सर्वे करने के बाद में लाल निशान लगाया गया ध्वस्तीकरण के लिए। लेकिन इस मामले में जब टोल पकड़ लिया और उसके बाद में जो है अकबर नगर और रहीम नगर के लोगों ने जब लगातार प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अगर मकान आपके वहाँ पे सही है, अवैध नहीं, तो वो नहीं तोड़े देंगे। इसके बाद में अधिकारी अब बैकफुट पे आए, क्योंकि पहले जब सर्वे हुआ था तो वहाँ पे नगर आयुक्त भी थे, एलडीए भी थे और कहीं ना कहीं मंडल आयुक्त ने भी सर्वे किया था। अब देखिए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जब आदेश आया है तो उसके बाद में अब जांच कमेटी भी बनाई जाएगी और निचले जो अधिकारी हैं उन पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। लेकिन ये पहले देखना चाहिए कि जिस तरह से अकबर नगर, रहीम नगर, पंत नगर पे जिस तरह मकानों के निशान लगाए गए थे तोड़ने के लिए, क्या वो उस वक्त अधिकारियों को नहीं पता था? अरे मामला देखिए अब जो है राजनीतिक हो गया। कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार पर निशाना साधा था, तो चुनाव होने वाले, इसकी वजह से अकबर नगर की ध्वस्तीकरण रोक दी गई है। लेकिन देखिएगा सारा मामला जो है निचले जो अधिकारी हैं उन पे आ जाएगा, क्योंकि सर्वे तो बड़े अधिकारियों ने भी किया था। देखने वाली बात ये होगी कि अब ये कार्रवाई किन किन पर होती है। जी विशाल। बिल्कुल राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और कन्नौज से बड़ी खबर, मुहर्रम के जुलूस के दौरान गिरा छज्जा, हादसे का लाइव वीडियो आया है सामने। छज्जे में दबकर एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सभी को सीएससी में भर्ती भी कराया गया है। सकरावा थाना क्षेत्र से ये जुलूस निकल रहा था, जहां पर ये छज्जा गिर गया और इस दौरान एक बच्चे की दबकर मौत भी हो गई और 14 लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और लाइव वीडियो भी ये सामने आई है, जहां पर ये छज्जा गिरते हुए भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था और इस दौरान ये छज्जा गिर गया और बड़ा हादसा हो गया है। एक बच्चे की दबकर मौत भी हो गई और 14 लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। सभी को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। थाना सकरावा क्षेत्र अंतर्गत आज शाम को जब यहाँ पे मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, तो शाम को लगभग 6:30 बजे एक अत्यधिक मात्रा में लोग जमा हो गए थे। उसमें छज्जा गिर गया, जिसमें 14 लोग घायल हुए हैं और एक बच्चे की मृत्यु हुई है। सभी घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया है, वहाँ पे उनका इलाज किया जा रहा है। सिल्वर मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। रायबरेली बछरावा में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सीएससी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएससी में मौजूद 41 स्टाफ कर्मियों की में से 11 अनुपस्थित भी मिले। अनुपस्थित कर्मचारियों पर उप मुख्यमंत्री ने अधीक्षक को कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। वहीं अस्पताल में गंदगी, अवैध वाहनों की पार्किंग पर भी अधीक्षक को खरी खोटी सुनाई है। मिर्जापुर में वाराणसी शक्ति नगर मार्ग पर टोल प्लाजा की अनियमितता को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के आरोपों को योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने तथ्यहीन बताया है। नंदी ने कहा है कि संबंधित मामले में कहीं भी अनधिकृत टोल वसूली नहीं की जा रही है। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने टोल प्लाजा से संबंधित सीएम योगी को बीते 12 जुलाई को पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने वाराणसी शक्ति नगर मार्ग स्थित टोल प्लाजा नियमित संगत नहीं होने का आरोप लगाया था और नारायणपुर समेत अरोरा में स्थित 2 टोल प्लाजा में से एक को हटाने का आग्रह भी किया था। इसी पत्र को लेकर मंत्री नंद गोपाल नंदी ने जवाब दिया है कि वाराणसी शक्ति नगर और मार्ग पर पहले से ही 3 स्थान यथा फतेहपुर, लोधी और मालोघाट पर निर्धारित मानकों के अनुरूप टोल प्लाजा स्थित है। कानून के अंदर में आता है कि लोकल गाड़ियों का छूट किया जाए, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने लगा दिया यहाँ पर अरोरा वनस्थली महाविद्यालय के पास टोल प्लाजा इन्होंने अस्थायी लगाया। इनसे जब पूछा गया, हम लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया, बार बार जब इनसे पूछा गया तो बोले अस्थायी लग रहा है, लीकेज रोकने के नाम पर। जब हमने बोला ठीक है, लीकेज जब बंद हुआ परसोदा पर, जब टोल प्लाजा आपका परसोदा के दूसरी माती HN7 पर जो नेशनल हाईवे है उसकी दूरी 10 किलोमीटर है और यहाँ से वनस्थली महाविद्यालय का फतेहपुर से 22 किलोमीटर है। इतने रेंज पर जब आपने 2-2, 3-3 टोल प्लाजे लगा रखे हैं तो किसान यहाँ के, मजदूर यहाँ के, जो कार्यकर्ता क्या करेंगे? देखिए ये अस्थाई है। हम लोग अगर यहाँ देखिए ये अस्थाई है। हम लोग अगर यहाँ टोल लेते हैं तो फतेहपुर वाले नहीं लेते और फतेहपुर लेते हैं तो यहाँ नहीं लेते। तो ये लीकेज की वजह से परसौदा अलग है, वो NH का टोल है और ये स्टेट हाईवे। तो वो NH है, ये स्टेट है, दोनों अलग है। श्रावस्ती के कथित पेशाब कांड के पीड़ित से समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने मुलाकात कर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। दरअसल बीते दिनों दलित युवक को जबरन पेशाब पिलाने का मामला सामने आया था, जिसका संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लिया था। वहीं ग्रामीणों ने इस घटना को मनगढ़ंत बताया था, जिस पर मंत्री ने कहा है कि पूरा मामला अब पुलिस और न्यायालय के बीच में है। पुलिस पूरी निष्पक्षता के साथ
मामले की जांच करेगी और जो सही होगा उसी के हिसाब से कार्रवाई भी होगी। इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री जी को हुई तो उन्होंने मुझे आदेशित किया कि मैं परिवार से जाके मिलूं और साथ साथ पूरा आकलन किया जाए कि कानूनी कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ पूरी हुई या नहीं, जो कि मैंने देखा कि काफ़ी कार्रवाई हो चुकी है। आगे और निरोधात्मक कार्रवाई इसमें की जाएगी। परिवार को जो अनुमन्य सहायता है वो भी दी जा रही है, लेकिन उससे बहुत आगे बढ़ते हुए 2 युवा बेटे हैं, 1 बेटी है, उनके कौशल विकास के प्रशिक्षण का हम लोग इंतजाम करेंगे। बच्चे ये डीजे का काम करते हैं, संगीत का काम करते हैं, उसके लिए इनको व्यवस्था कराएंगे सरकार की ओर से, जिससे कि अपने पैरों पे खड़े हों। ये घृणित अपराध तो दोबारा नहीं होना चाहिए, इसके लिए पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इस परिवार को और ऐसे समस्त परिवार जो किसी भी हालत में कमज़ोर स्थिति में है उनको ताकत देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और संवाददाता अतुल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या ये मामला था और अभी मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है? हाँ, बिल्कुल बता दें, ये मामला पिछले दिनों का है, जहाँ गिरौला क्षेत्र में कुछ युवकों ने एक दिव्यांग युवक को शराब के बोतल में पेशाब मिला के पिला दिया था। मतलब ये कथित रूप से वो कह रहा है युवक, जिस पर राजनीति भी काफी गर्म हो चुकी थी। पुलिस ने जब ये मामला संज्ञान में आया पुलिस ने 2-3 युवकों को वहां से अरेस्ट किया था, जिसके बाद सपा के कुछ नेता थे वो वहां मिले और राजनीति शुरू हुई। राजनीति शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और आज यहाँ मंत्री आशीष अरुण पहुंचे। फिर उन्होंने परिवार वालों से मिलके ढांढस बंधाया और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। जी बिल्कुल अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बुलंदशहर से सपा पूर्व प्रत्याशी और पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी अर्चना पांडा पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। उन्होंने गुड्डू पंडित की पहली पत्नी के बेटे पर हमले का आरोप भी लगाया है। सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया, साथ ही कार्रवाई की उन्होंने मांग भी की है। वहीं देर शाम पुलिस ने उनकी तहरीर पर सार्थक समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है, मैं डरी हुई हूँ। मुझसे उल्टा सीधा कंप्लेन लिखवाया दिया जाएगा, मेरा केस कमजोर कर दिया जाएगा, मुझसे उल्टा सीधा कंप्लेन लिखवाया दिया जाएगा। जब तक यहाँ पे प्रेस मीडिया नहीं आएंगे, अखिलेश जी नहीं आएंगे, मैं कंप्लेन देने नहीं जाई हूँ। मैं डरी हुई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा केस कमजोर कर दिया जाएगा। विधायक जी अपना पूरा प्रेशर लगा के बैठे, XMLA गुड्डू पंडित जी, XMLA मुकेश शर्मा, काजल शर्मा, सार्थक शर्मा, सब अपना पूरा प्रेशर लगा के बैठे हैं। मैं पैसे से भी कमजोर हूँ, मेरा केस कमजोर कर दिया जाएगा। मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है, मैं लिखने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरा केस कमजोर कर दिया जाएगा। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप नहीं आएंगे, मैं कंप्लेन देने नहीं जाऊंगी, मैं कंप्लेन देने नहीं जाऊंगी जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप नहीं आएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला जिनका नाम है अर्चना पांडा, ये है पत्नी गुड्डू पंडित। यह गुड्डू पंडित की दूसरी पत्नी है। इनका गुड्डू पंडित की पहली पत्नी काजल शर्मा के बेटे सार्थक शर्मा के साथ कुछ विवाद हो गया था। इसी विवाद को लेके इन्होंने 112 पर कॉल करी थी। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर सार्थक शर्मा को अपनी हिरासत में ले लिया गया था। श्रीमती अर्चना पांडा द्वारा अपने सौतेले बेटे के खिलाफ पुलिस को जो तहरीर दी गई है, उसके आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सार्थक शर्मा को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। बरेली में तौकीर रजा ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को हिंदू युवक युवतियों का सामूहिक निकाह करवाया जा रहा है, जिससे दुनिया को यह बताना है कि हिंदुस्तान में 2 किस्म के कानून चल रहे हैं। एक वो कानून है जो मुसलमानों का उत्पीड़न करता है और दूसरा वो कानून है जो गैर मुस्लिमों को खुली छूट देता है कि वो कानून हाथ में लेकर कोई भी बदमाशी कर सकते हैं। वहीं उसके बाद अपने बयान पर सफाई देते हुए तौकीर ने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया है। मेरा कहना है कि जिन लोगों का निकाह किया जाना है उन
लोगों ने धर्म परिवर्तन पहले ही कर लिया था। तमाम कार्रवाई वो कर चुके हैं लेकिन निकाह नहीं किया है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। रजा ने कहा कि लिव इन में हिंदू और मुसलमान दोनों के यहाँ खराब समझा जाता है, हमारे यहाँ तो इसे हराम समझा जाता है। तो ऐसे लोगों का 21 जुलाई को निकाह कराया जाएगा। उनके इंटरव्यू ले सकते हैं। जिन लोगों का निकाह किया जाना है उन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन पहले कर लिया है, तमाम कार्रवाई अपनी वो कर चुके हैं, लेकिन निकाह नहीं हुआ है, लिव इन में रह रहे हैं। और लिव इन मैं समझता हूँ कि हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों के यहाँ खराब समझा जाता है, हमारे यहाँ कतई उसे हराम समझा जाता है। तो ऐसे लोगों का 21 तारीख को इज्तिमाई निकाह कराया जाएगा। इसके लिए हमने परमिशन मांगी हुई है, परमिशन अभी हमें नहीं मिली है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सामूहिक विवाह के कार्यक्रम सभी लोग करते रहे हैं, किए जाते हैं। मुझे परमिशन देने में इस कदर गुरेज क्यों किया जा रहा है, इस कदर एहतियातें क्यों रखी जा रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चंदौली में शासन के निर्देश पर परिवहन विभाग की ओर से डग्गामार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। शासनादेश के बाद अब तक 15 से अधिक सवारी वाहनों पर कार्रवाई की गई है। अब तक 6 लाख से ज़्यादा जुर्माना भी वसूला गया है। परमिट नियमों का उल्लंघन करने वाले 3 बसों का ARTO डॉक्टर सर्वेश गौतम ने चालान भी किया है। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। यहाँ क्यों खड़ी है बस? ये RTO वाले पकड़े हैं। क्या कारण है, क्या बताया, क्या कमी रही? वो बता रहे थे कि परमिट इस रोड का नहीं है, दूसरे रोड का है, इसलिए पकड़े हैं। कहाँ से कहाँ बस लेके जा रहे थे आप? ओबरा से हम आ रहे थे बनारस। और ये परमिट कहाँ की है? परमिट रसड़ा के है। किस जिले में पड़ता है ये? बलिया जिले में। तो ये गलत है या सही है? मतलब परमिट कहीं और का लेके कहीं और जा रहे थे? ये तो गलत है। कितना फाइन लगा है आपका? 12,000। उन्नाव जिले में जब से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें बहुत लोगों की जान गई है, उसी के आधार पे मुख्यालय से और शासन से लगातार हम लोग को निर्देश मिलते रह रहे हैं कि डग्गामार वाहनों को और जो AC बस हैं या जो बहुत बड़े बस हैं जो मानक के आधार पे नहीं है, उनका अभियान चला के पूरी तरह से बंद किया जाए। तो चंदौली ज़िले में भी हम लोगों ने काफ़ी बसें बंद की हैं और अभियान चलाया है। 15 बसों का चालान किया और 4 बस बंद हैं इस समय वर्तमान में। लगातार बसों का हम लोग संचालन उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह गाड़ियां न चलें। अधिकतर में अभियान में परमिट शर्तों का उल्लंघन है। बहुत सारी बसों में परमिट नहीं है या फिटनेस नहीं है, उनका हम लोग उनको निरुद्ध कर रहे हैं और जो परमिट शर्तों के उल्लंघन में है उनको चालान करके। बहराइच के प्रयागपुर थाना क्षेत्र के सचोली गांव में तजिया निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। आपसी गाली गलौज के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। वहीं पुलिस के मामला शांत करवाने के बाद दोनों पक्ष दोबारा भिड़ गए। मारपीट में घायल हुए लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं विवाद के बाद से गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। नहीं, बवाल कुछ नहीं हुआ है। जुलूस जा रहा था, एक पित्तर नाम के आदमी थे, वो अपने खेत पे किनारे बैठे हुए थे और बांस का बाड़ लगा हुआ था, तो उसको जो जुलूस ले जा रहे थे उसको उन्होंने हटाने का प्रयास किया, छूने का प्रयास किया, तो इस पित्तर को लगा कि वो हमारा बांस गिरा रहे हैं। इसी को लेकर उसने विरोध किया, तो इन लोगों ने, जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे, उसको मारा पीटा और जो लोग बचाने आए तो उनको मारा पीटा गया। इसमें 4-5 लोग घायल हैं। अपने खेत में बियाड़ उखाड़ रहे थे, ये लोग थुनिया सारा उखाड़ के फेंक दिए। फिर हम लोग कहे कि मतलब थुनिया क्यों उखाड़ रहे हो, कहीं नहीं, इस पर रास्ते पे लगाए हो थुनिया। हम उखाड़ के अपने एक मेड़ पे लगाए थे साहब, घंटी पे, पर तुरंत इनको मारने लगे। हम लोग साहब कुछ लिए नहीं थे, हम लोग मारने के उसमें गए नहीं थे विवाद में कि मारपीट होगा। जितने लोग थे सब मार कर हमारे हस्बैंड को बेहोश कर दिए। वो दोनों आँख से अंधे हैं, दिख भी नहीं रहा है उनको साहब दिख नहीं रहा। उनका 100% सर्टिफिकेट भी उनके हमारे पास है। उनको मारकर जब बेहोश कर दिए तो सभासद हमारे चेयरमैन थे, सभासद थे गिल्ली तिवारी, वो भी उस जगह पे थे दोनों मौजूद। जब वो सुने तो वो दौड़ कर गए, उनको भी मारने लगे ये लोग। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराने को लेकर हंगामा हो गया। वहीं युवक के फिलिस्तीन का झंडा फहराने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में झंडे को जुलूस से हटवाया गया।
बहराइच के प्रयागपुर थाना क्षेत्र में तजिया से ले जाने वाले रास्ते को लेकर दो समुदायों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर तहसील प्रशासन का लापरवाही का आरोप भी लगाया गया है। बताया गया है कि प्रशासन रास्ते के विवाद को पहले नहीं समझ पाया, जिस वजह से विवाद बढ़ गया। वहीं प्रयागपुर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं और मोर्चा संभाल लिया है। नहीं, बवाल कुछ नहीं हुआ है। जुलूस जा रहा था, एक पित्तर नाम के आदमी थे, वो अपने खेत के किनारे बैठे हुए थे और बांस का बाड़ लगा हुआ था। तो उसको जो जुलूस ले जा रहे थे उसको उन्होंने हटाने का प्रयास किया, छूने का प्रयास किया। तो इस पित्तर को लगा कि वो हमारा बांस गिरा रहे हैं, इसी के लेकर उसने विरोध किया। तो इन लोगों ने, जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे, उसको मारा पीटा और जो लोग बचाने आए तो उनको मारा पीटा गया। इसमें 4-5 लोग घायल हैं। साहब, मुहर्रम का जुलूस था, हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग हंसी खुशी से थे। फिर हम लोग गए अपने खेत में बियाड़ उखाड़ रहे थे, ये लोग थुनिया सारा उखाड़ के फेंक दिए। फिर हम लोग कहे कि मतलब थुनिया क्यों उखाड़ रहे हो, कहीं नहीं इस पर रास्ते पे लगाए हो थुनिया। हम उखाड़ के अपने एक मेड़ पे लगाए थे साहब, घंटी पे, बस तुरंत इनको मारने लगे। मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में 3 दिन पहले एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी। इस घटना के दौरान एक हत्यारा भी घायल हो गया था, जिसमें इलाज के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया है। वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी महिला समेत एक हत्यारे को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, जबकि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड अभी भी फरार चल रहा है। देखिए, ये 14 जुलाई की रात में थाना कटघर क्षेत्र में जो गुलाबबाड़ी चौकी क्षेत्र हमारा, उसमें गाड़ी खाना मोहल्ले में एक सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी कि एक घर के अंदर 2 बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर एक व्यक्ति के ऊपर चाकुओं से प्रहार किया है और उसकी घर के अंदर ही हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल मेरे द्वारा स्वयं और सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था।